तमाम को पता है कि वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्डियक केयर फॉर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम, कि दिल का कितना इम्पोर्टेंट है ख्याल रखना उन बच्चों का जिनको डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, हमारे साथ है डॉक्टर बाबर। आई एम श्योर आप में सभी डॉक्टर बाबर को जानते होंगे। ही इज ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के अमराज देखते हैं फॉर किड्स, and he's working with AKU as an associate professor। और अभी आखन हॉस्पिटल जो है वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पे भी काम कर रहा है और जिसके सर्विस लाइन चीफ भी है। सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हियर विद अस। सो आई थिंक हम सबको इनके प्रेशियस टाइम से जितना फायदा हम हासिल कर सके वी शुड। डॉक्टर बाबर, फ्लोर ओवर टू यू। कि पहला तो ये कि सवाल के थोड़ा सा मैं इंट्रो दे के और फिर उसके बाद फ्लोर खोल दूंगा क्वेश्चंस के लिए। कि बच्चे जो कि डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनको एक बच्चों के दिल के अमराज वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाने की क्या ज़रूरत है, मतलब सो अगर आप देखें तो हर 2 में से एक यानी 50% जो बच्चे हैं जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनके अंदर दिल का मर्ज होता है। दैट्स वन। तो इतना ज़्यादा कॉमन होता है। अगर मैं जनरल पॉपुलेशन में जाऊं कि जो बच्चे जिन को डाउन सिंड्रोम नहीं होता उनमें कितना होता है, तो हम 100 में से 1 में होता है। तो हर 100 में से 1 में होता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हर 2 में से 1 में नहीं, हर 100 में से 50 में। तो बहुत ज़्यादा हाई अकरेंस है। तो पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये कि जो बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम नहीं होता और जिनके दिल का मर्ज होता है वो बच्चे अलामात दिखाते हैं। उनके अंदर अलामात आती हैं, ख़ासतौर पर अगर दिल के पर्दे में सुराख हो तो फेफड़े गीले हो जाते हैं, सांस तेज़ी से लेते हैं, वज़न नहीं बढ़ता है, तो वो अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर वो फ़र्ज़ करें किसी ने नहीं डिटेक्ट किया हार्ट का कंडीशन, वो पेरेंट्स खुद ही पहचान जाते हैं कि यार सांस थोड़ी बदल रही है, फीड नहीं सही ले रहे, वो नहीं होता, और इवेंचुअली डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हमारे मुल्क में आप डॉक्टर के पास उसी वक्त जा रहे होते हैं जब आप बिल्कुल मतलब हालात ही बुरे हो, उस वक्त जाते हैं, वरना तो घर ही पे सब दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो पहुंचते हैं डॉक्टर के पास तो डिटेक्ट कर लेते हैं। जो बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनमें अलामात नहीं आती। तो ये बहुत एक और प्रॉब्लम है कि उनमें अलामात ही नहीं आती, क्योंकि उनके फेफड़ों के प्रेशर जो हैं वो बड़े रहते हैं और फेफड़े के प्रेशर कम नहीं होते, तो फेफड़े गीले नहीं होते उनके, तो उनमें अलामात ही नहीं आती। तो आप फर्ज करें किसी ने अगर पैदाइश पे नहीं डायग्नोस किया कि डाउन सिंड्रोम है और वो जो है बाद में अगर डाउन सिंड्रोम का पता चलता है, पर फैमिली को भी इन समझ में आई, उन्होंने बताया तो सही है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि जाके हार्ट दिखा दो, तो दिल का अलामात आएंगी नहीं। और जो रेगुलर पीडियाट्रिशियंस होते हैं हमारे कम्युनिटी में, उनके पास किसी के पास वो आमतौर पे ऑक्सीजन चेक करने की मशीन नहीं होती है, वो सुनते हैं कोई आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, वो ये समझेंगे कि दिल में मर्ज नहीं है और वो कह देंगे कि नहीं आपके बच्चे में दिल में मर्ज नहीं है और छोड़ देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब तक कि एक बच्चों का दिल का मर्ज देखने वाला बंदा ना देख ले, डिटेक्ट ना कर ले, और हम तो अब तमाम बच्चे जो डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं उनमें हम एको करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और वो एको करके देख लेते हैं। जब तक कि हम इस तरतीब से और इस सीक्वेंस से हम नई डायग्नोसिस को रूल आउट कर दें, हम नहीं कहते कि भी बच्चे के दिल में मर्ज नहीं है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक बड़ी टाइम होता है इसके लिए। तो जो बच्चे जिनमें दिल जो डाउन सिंड्रोम के नहीं, जिनमें डाउन सिंड्रोम नहीं होता और उनमें दिल के मर्ज होते हैं, उनमें हम अगर खुदा न खासा नहीं डायग्नोसिस हो तो साल 2 साल तक भी वेट हो के फर्स्ट को लेट डायग्नोसिस हो तो हम फिर भी ऑपरेशन कर सकते हैं उनमें। बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनमें सबसे अच्छा रिजल्ट उस वक्त आता है जब पहले 6 महीने की उम्र में हम ऑपरेट कर दें, और टिपिकली 5 से 6 महीने की उम्र में हम ऑपरेट कर देते हैं। सही है। 8वें महीने से क्रॉस कर जाएं तो जो रिस्क होता है ऑपरेशन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं जिनको अगर हम लेट ऑपरेट करें या 8वें महीने से लेट ऑपरेट करें, वो कंपेयर टू जिनका कि हमने 5 या 6 महीने की उम्र में ऑपरेट कर दिया हो, उन दोनों में रिमार्केबल फर्क है उनके आउटकम्स में। पांचवी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के दिल की ऑपरेशंस अगर आप पाकिस्तान में देखें तो 2 या 3 अस्पताल ही हैं जो करते हैं सही वाले। कराची में हम हैं और कार्डियो NICVD वाले हैं,
और फिर लाहौर में कुछ एक दो सेंटर्स हैं और बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, बेहतरीन सेंटर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। पर छोटे बच्चों में, यानी कि ख़ास तौर पे 6 महीने से कम बच्चों में ऑपरेशन जो करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत बहुत इन अस्पतालों के अंदर भी 1 या 2 अस्पतालों के अंदर ही ये कैपेसिटी है। तो अगर किसी अस्पताल में ये कैपेसिटी नहीं है और वो देखते हैं, तशखीस भी कर लेते हैं, पर आपको बोलते हैं अभी कोई बच्चे में अलामात नहीं है, बेफिक्र हैं, बाद में हम ऑपरेट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ही कैपेसिटी नहीं थी ऑपरेट करने की। वो एज अ पेरेंट आपको समझना है कि नहीं, हमें तो पता है कि जी 6 महीने से पहले में ऑपरेशन हो जाना चाहिए। आप क्योंकि आप नहीं कर पाते तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है किसी और ऐसे अस्पताल में ना चले आए जहाँ पे कि हम ना कर सकें ऑपरेशन। सो आई एम फ्रॉम आगा खान। ये आगा खान की मैं एडवर्टीजमेंट करने नहीं यहाँ पे आया हुआ, कोई इस तरह की बात नहीं है, पर एक हकीकत है कि हम लोगों का जो सेंटर है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर है, और हम लोग जो है अब ना सिर्फ बच्चे के दिल के हम ऑपरेशन पे हम ध्यान देते हैं, बल्कि हम उस ऑपरेशन के बाद उनके जो ऑपरेशन से जो दिमाग पे असरात या बच्चे की अपनी जिस्मानी जो असरात हैं, खासतौर पे बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं, ऑपरेशन के बाद वो उनमें रिग्रेशन आ जाती है। वो असल में अपनी मोटर जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी होती हैं वो भूल जाते हैं। हम लोग बहुत एग्रेसिवली उनके ऊपर वापस से काम करना शुरू कर देते हैं। हमारी जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर जहरा हबीब, आप लोग उनको प्रॉब्ली जानते हैं। डॉक्टर जहरा ने यहाँ की फिजिकल थेरेपिस्ट को ट्रेन किया है, तो वो सो ऑल ऑफ दैट, सो वी काइंड ऑफ गेट टुगेदर। और फिर हम केडीएसपी के साथ बहुत क्लोजली लिएजॉन करते हैं कि जी जो ही वो इनफैक्ट हमने बड़ा इंटरेस्टिंग देखा है कि वो बच्चे जो कि बहुत शुरू में तशखीस हो गई, दिल की बीमारी तशखीस हो गई, केडीएसपी में उन्होंने आना शुरू कर दिया, उनको थेरेपी शुरू से मिलनी शुरू हो गई। जब उनको हमने ऑपरेट किया 5 या 6 महीने की उम्र में, वो लिटरली 2 या 3 दिन में घर चले जाते हैं, कंपेयर टू वो बच्चे जिनको थेरेपीज मिली नहीं ऑपरेशन से पहले की, और ऑपरेशन जब उनका होता है तो वो उनका थोड़ा सा डिफरेंट आउटकम होता है। तो ये भी चीज कि भाई दिल का मर्ज है कोई थेरेपी ना कराओ, ये गलत बात है। थेरेपी उनकी होती है, अगर किसी जो टीम जिनको काम आता है वो फिर घबराते नहीं है, वो एक दिल के मर्ज के साथ भी थेरेपीज देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बच्चे की हमने जान दे दी, लंग्स प्रोटेक्ट कर दिए, मसल्स अच्छे हो गए, तो ऑपरेशन से रिकवरी उतनी अच्छी होगी उनकी। तो ये कुछ मैं फैक्ट्स बताना चाह रहा था आप लोगों को, ताकि जब जब इन आप लोग स्प्रेड करें इस चीज़ को, और जो जो भी पेरेंट्स जिनको है, जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, उनसे जब आप बात करें तो आप उनको ये चीज़ें बताएं, क्योंकि ये कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। सो अब इस बात पे इस बियॉन्ड दैट मैं फ्लोर खोलना चाहता कि कोई भी सवाल हो लोगों का, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस। कौन कौन से टाइप के हार्ट डिजीज हैं? जबरदस्त। जीशान नाम है आपका। जीशान साहब ने सवाल पूछा है कि कौन से टाइप के हार्ट डिजीजेस बच्चों में जो कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं। तो दिल में 4 खाने होते हैं, सही है, 2 ऊपर के खाने, 2 नीचे के खाने। दिल का जो नीला खून है जिस्म का, वो राइट साइड पे आता है, फिर वो फेफड़ों में जाता है, ऑक्सीजन लेके वापस लेफ्ट साइड पे आता है, फिर वहां से जिस्म में निकल जाता है। अल्लाह ने दीवारें दी हुई हैं ताकि जो ऑक्सीजन में कम खून वो ऑक्सीजन में ज्यादा खून के साथ मिक्स ना करे। तो जो मोस्ट कॉमन चीजें बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनमें दिल के नीचे के पर्दे के अंदर सुराख होता है, और ये इसको VSD कहते हैं, तो वो एक है। सेकंड जो मोर कॉमन है कि ना सिर्फ VSD है, ऊपर के पर्दे में भी सुराख, और दोनों वाल्व भी आपस में जुड़े हुए, जिसको क्या हम कंप्लीट एवी कैनाल डिफेक्ट कहते हैं। तो ये कॉमन होते हैं। अब इनमें मेन मसला ये है, खासतौर पर नीचे के पर्दे में अगर सुराख हो, कि फेफड़ों में ना सिर्फ खून ज्यादा जाता है, प्रेशर के साथ जाता है, क्योंकि नीचे के खाने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर के खाने का प्रेशर इतना नहीं होता। तो फेफड़ों की चिका के पिटाई होती है, दबा के, ये तो प्रेशर भी, खून भी ज्यादा जा रहा है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा जा रहा है, तो इन ऐसे बच्चों के फेफड़े बहुत जल्दी खराब होते हैं। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में फेफड़ों में वैसे भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो इस तरह का लीजन हो तो ये बहुत एग्रेसिवली खराब होते हैं, और इतने एग्रेसिवली खराब हो जाते हैं कि 8वें 9वें महीने के बाद ऑपरेशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट हम लोग के हम आखान में जब ऐसे बच्चे जो कि लेट आते हैं हमारे पास, उनको हम ऑपरेशन करने से पहले उनकी एंजियोग्राफी करते हैं और उनके फेफड़ों की हालत देखते हैं, चेक करते हैं, फिर ऑपरेशन में भिजवाते हैं, क्योंकि सिर्फ बाहर से हमें देखने से कोई अंदाजा नहीं होएगा कि जी इनके फेफड़े कैसे हैं। 6 मंथ से पहले अगर आ जाए तो हमें एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है कि 6 महीने से पहले हम ऑपरेशन करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। 8वें महीने के बाद अगर हमें ऑपरेशन
के लिए ले जाना पड़े तो हम पहले एंजियोग्राफी करते हैं और फेफड़ों की हालत को चेक करते हैं। सर्जरी जो है ओपन हार्ट सर्जरी होती ओपन हार्ट सर्जरी, तो आप बहुत अच्छा सवाल है कि जी ये ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो टिपिकली दिल के नीचे के पर्दे का जो सुराख है वो ओपन हार्ट सर्जरी से ही हम बंद करते हैं। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं डिवाइसेस डालते हैं, तो कुछ डिफेक्ट्स जो हैं वो हम बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं, जैसे मैंने 4 या 5 हमने ऐसे किए हैं बच्चे जो कि डाउन सिंड्रोम के दिल के ऊपर के पर्दे का सुराख है जिसको हम लेट बंद कर सकते हैं। दिल के ऊपर के पर्दे का अगर सिर्फ सुराख है क्योंकि प्रेशर ज्यादा नहीं होता, हम उनके अंदर 5 या 6 साल तक भी इंतजार कर सकते हैं और वो जाके अगर दीवारें अच्छी हों तो छतरी के जरिए बंद भी कर देते हैं उसको, और वो ओपन हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। तो कुछ डिफेक्ट्स हम छतरी के जरिए या ग्रोइन यानी कि एंजियोग्राफी के जरिए कर सकते हैं और कुछ हमें ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। मेजॉरिटी केसेस में ओपन हार्ट सर्जरी है। हाँ हाँ तो ज़ैनब का जो उन्होंने डॉक्टर नदीम को लिखा था, ज़ैनब 15 डेज़ की थी, तो जब लिविंग का फर्स्ट टेस्ट करना होगा, तो जब तो उन्होंने मुझे सजेस्ट नहीं किया था, बस वही काफ़ी थोड़ी सी हमारी डिटेल डिस्कशन की, आप सीनियर तो है ना मुझसे, तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि पर्दे, उन्होंने ये बताया सुराख है, जैसे आपने कहा कि पर्दे के पीछे भी है, ये आपने मुझे बताया, तो कहने का मतलब है ज़ैनब को तो उन्होंने सर्जरी नहीं बताई थी। सो गुड क्वेश्चन। सो हमने अब वो सीनियरिटी जूनियरिटी ख़त्म कर दिया खान में, सब इक्वल है। सो कुछ ऐसे सुराख होते हैं जो कि जिनको हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। सो अगर ऐसे सुराख हैं जो कि फेफड़ों पे असर नहीं कर रहे, बहुत बड़े नहीं हैं, दिल के खास तौर पे नीचे के पर्दे में, अगर नीचे के पर्दे में छोटा सा सुराख है ना तो वो फेफड़े पे असर नहीं करता, सही है, हम उस पर नहीं कुछ करते। तो मेन जब भी हम किसी भी ऑपरेशन में करें या कुछ भी करें, हमारा एक मकसद होता है कि ऑपरेशन का रिस्क और जो ऑपरेशन का बेनिफिट है दोनों को हम इक्वल रखें, सही है। सो अगर रिस्क जो है वो ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, हम नहीं करते वो काम। सो अगर ऐसे सुराख हैं जिनको बंद करने में ज़्यादा रिस्क है और कोई फ़ायदा इतना कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा उसको बंद करने में, यानी कि उस सुराख के होने से सही आवाज़ तो आ रही है पर फेफड़ों पे कोई असर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे उसको। उसका भी ना सुराख भी था पीछे वाला, तो वो छोटा हो गया, उससे झिल्ली आ गई। जनाब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कई ऐसे सुराख होते हैं जो कि झिल्ली से कवर हो जाते हैं और फिर हम उसको कुछ नहीं करते, हम नहीं छेड़ते उनको। कई लोग ये कहते हैं वो कि भाई उसको बंद करवा लो, आवाज़ आ रही है, तो उसमें ऐसे सुराख जो कि छोटे हों, कंप्लीटली बंद ना हो, उनमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है, पर रिस्क इतना कम होता है कि प्रोसीजर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो मैं जाके उसको बंद करने के चक्कर में कि यार कहीं खुदा ना खासा इन्फेक्शन ना हो जाए, वो रिस्क ज़्यादा है। अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए उस सुराख में तो फिर हम बंद कर देते हैं उसको जाके। पर अगर आप फॉलो करें ऐसे बच्चों को तो मेरा एक प्रोफेसर है जो कि 82 ईयर्स के, उनका अभी तक दिल का सुराख खुला हुआ, कुछ भी नहीं होता, ही इज़ परफेक्टली फाइन। सो अगर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, इंडिकेशन नहीं है, हम नहीं करते। पर कई जो हैं कई लोग कहेंगे नहीं बंद करा लो, बंद करा लो। क्यों? वजह मतलब क्वेश्चन होना चाहिए क्यों। तो आपने उसमें ऐसे बात नहीं किया, ऐसे तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन आपको एको करवाते रहना पड़ेगा 6 मंथ और 4 मंथ। यस आपने जो मुझे यस यस तो बस यही बात है कि वो हमें कंटिन्यूसली वॉच में रखना ही है, यस कंडीशन क्या जा रही है क्या नहीं है। हाँ बिल्कुल। और कई ऐसे वही हमारी कोशिश यही होती है कि हम काउंसलिंग यही करें कि भाई अगर सुराख छोटा है, कवर हो रहा है, पर ऐसी जगह पे है कि वो बाकी वाल्व्स को भी खींच सकता है, तो हम उस पर नजर रखते हैं। और वो कई दफा हम 6 महीने पे करवाते हैं, फिर उसके बाद अगर चीजें स्टेबल हो तो साल साल पे ले जाते हैं। सो वो सारा, और मेन मकसद ये है कि जो बच्चों के दिल के अमराज के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनसे दिखाएं इस चीज को। तो आप क्योंकि जो अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट होता है उनको इन चीजों का नहीं, उनका काम नहीं है ये। और वो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि अभी पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो प्योरली प्रॉपरली ट्रेन्ड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स जो हैं वो हमारे पास टोटल पाकिस्तान में वो हैं 5। सो 2 लाहौर में हैं, 2 हमारे पास हैं आखान में, और एक जो है वो NICVD में, आखान ही के थे डॉक्टर मुनीर जो कि अब NICVD चले गए हैं। सो एंड इनफैक्ट पूरी दुनिया में 6 या 7 फीमेल पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक हमारे पास अब आखान में आ गई हैं। सो वही आपकी बात वही है कि बहुत ही कंसर्टेड किस्म का जो एफर्ट है, और हम अब चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो बच्चों का अस्पताल आखान में बनाने की कोशिश
मिलगे में है वो यही है कि इसीलिए कि हम वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट आए वो करें ही बच्चों का काम, वरना फिर वो जो है ना वही होता है कि अडल्ट वाला को समझ में नहीं आता कि क्या क्या करना है उन्हें। आपका सवाल था वही क्या? हम्म फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि कंप्लीट एबीएसडी और बीएसडी में फर्क क्या है। हम्म दूसरा ये कि मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी बीएसडी एबीएसडी को, अगर किसी बच्चे को है तो हम इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं थोड़ा सा उसकी ऑपरेशन की। लेकिन अगर किसी बच्चे को एबीएसडी है तो वी डोंट वेट फॉर दैट मच लॉन्गर। बट आई डोंट नो, आप याद है आपको बहुत अच्छी तरह से। he is now more than 2.5 years. Still we are waiting. So why? उसको ASD है। I'll tell you why. So जो है ना बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, and I know Sairem very well, and so how much more we can? yes, good question. So AVSD जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है, सही है। AVSD की कई टाइप्स होती हैं, सही है। तो एक टाइप ये होती है जिसको हम पार्शियल AVSD कहते हैं, यानी कि ऊपर दिल के ऊपर के पर्दे में सुराख है, वाल्व जो है वो थोड़ा सा कटा हुआ है, सही है, और नीचे के पर्दे में सुराख नहीं है। एक ये होती है। सेकंड टाइप होती है ट्रांजिशनल AVSD। ट्रांजिशनल AVSD क्या होता है कि दिल के ऊपर के पर्दे में सुराख है, वाल्व कटा हुआ है और नीचे के पर्दे में छोटा सा सुराख है। कंप्लीट AVSD जो है उसमें दिल के नीचे के पर्दे में आमतौर पर बड़ा सुराख होता है। जब नीचे के पर्दे में बड़ा सुराख है तो ऐसे बच्चे को हम 6 महीने से ज्यादा नहीं छोड़ते। अगर छोटा सुराख है दिल के नीचे के पर्दे में और ऊपर के पर्दे में बड़ा सुराख है, डजंट मैटर, सही है, हम उनको टिपिकली 3 या 4 5 साल तक भी आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे के पर्दे के सुराख की इंपॉर्टेंस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अगर बड़ा है तो वो पूरा का पूरा जो लेफ्ट साइड का प्रेशर है वो पूरा लंग्स में जाता है। तो वो फेफड़ों की जो मैं कह रहा था ना पिटाई होती है, वो ना सिर्फ वो प्रेशर वाली पिटाई होती है, साथ में ब्लड भी ज्यादा जाता है। तो अगर सुराख नीचे छोटा है नीचे के पर्दे में तो वो प्रेशर जाएगा नहीं लंग्स में। और ऊपर के पर्दे में अगर बड़ा सा सुराख है, ऊपर के पर्दे से खून ज्यादा जाता है, प्रेशर नहीं आता इतना, तो उनके अंदर हम इंतजार कर सकते हैं। तो ऐसे, तो फिर उस पॉइंट पे आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हम उस वक्त फिर ये वे करते हैं कि यार इस पॉइंट पे मेरा बेनिफिट यानी कि फायदा ऑपरेशन करवाने का रिस्क से क्या ज्यादा है या कम है। तो अगर एक ऐसा सुराख है जिसमें फेफड़ों का बहुत खराबी नहीं आ रही, यस मुझे सुराख को बंद करना है, उस पॉइंट पे फिर हम ये कहते हैं कि यार जितना बड़ा बच्चा बड़ा हो जाए उस पॉइंट पे जाके ऑपरेट करवाएं, ताकि हार्ट बड़ा होगा, टिश्यू जो है वो ज्यादा जो है वो मेच्योर होगा, उस पर टांका लगाना आसान होगा, सही है। तो वो सब चीजें हम देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऐसे बच्चों का बिल्कुल ऑपरेशन ना हो, वो पूरी लाइफ ऐसे ही होगा। सो गुड क्वेश्चन। अब टिपिकली अगर तो दिल के ऊपर के पर्दे में ठीक ठाक बड़ा सुराख है तो लोगों ने ये कहा है कि 10 साल की उम्र से पहले आप आमतौर पे ऑपरेट करवा लें। अगर आप वैसे देखें दिल के ऊपर के पर्दे का साइज को ASD कहते हैं, VSD ने ASD कहते हैं। ASD जो है वो टिपिकली डायग्नोस ही 20 साल की उम्र में होता है। अगर हम और फिर उसको हम ऑपरेट करते हैं और इस तरह से देखते हैं। पर अगर बच्चा जो कि डाउन सिंड्रोम का है, जिसका कि मतलब पैदाइश पे ही एको हो गया है, हमें पता है कि ये ASD है उनका, VSD नहीं है, हम उनको फॉलो करते रहते हैं, तो हमें ये पता है कि अगर एक ASD है जो कि बंद नहीं होएगा अपने तौर पे, हाँ, और खून ज्यादा जा रहा है राइट साइड पे, राइट साइड के चेम्बर्स भी बढ़े हुए हैं, हमें ये पता है कि अगर हम उनको छोड़ दें और 10 साल से ज्यादा तक छोड़ दें तो फिर उनके फेफड़ों पे मसला हो सकता है। तो फिर हम बंद करा देते हैं इलेक्टिवली। और इलेक्टिवली हम फिर ये देखते हैं कि भाई सुराख क्या ऐसा है कि हम जो है छतरी डाल के बंद कर दें। छतरी डाल के बंद करने के लिए सुराख का अगर AVSD है, अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, चाहे ट्रांजिशनल हो चाहे पार्शियल हो, उसको हम छतरी से नहीं बंद कर सकते क्योंकि उसमें वाल्व में भी कटाव होता है, उस वाल्व को टांका लगा के बंद करना पड़ता है, वो हम नहीं कर सकते उसको। तो वो कुछ ही डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें कि हम जाके फिर कैथेटर बेस करते हैं। स्टार्ट में आपने बोला था कि डाउन सिंड्रोम बच्चे जिनमें हार्ट समस्या होता है उनमें कोई विजुअल सिम्टम्स नहीं होते। सो अगर कोई विजुअल सिम्टम्स नहीं है और एक टाइम आता है, हम वेट कर रहे हैं, हमें विजुअल सिम्टम नजर नहीं आता, लेकिन
हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से फेफड़ों पे प्रेशर बनना शुरू हो गया है, बट बच्चे में कोई विजुअल सिम्टम नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि नाउ इज द टाइम कि हमें चेकअप कराना? सो गुड पॉइंट। सो आई थिंक वो यही होता है कि तभी हम जितने भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उन पे हम पैदाइश पे ही एको कर लेते हैं, ताकि हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट को पता चल जाए कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। और फिर हमें पता है, क्योंकि दुनिया में इतनी मल्टीपल स्टडीज इन वो हो चुकी है, कि हम कितने ऑफन फॉलो करें उनको। सही है, हम फॉलो करते रहते हैं उनको। फिर थर्ड जो फोर्थ चीज हम ये कहते हैं कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चे नीले पड़ते हैं, तो अगर नीलापन ज्यादा बढ़ जाए तो हम कहते हैं आ जाओ। अगर खुदा न खास्ता किसी ने डायग्नोसिस दे दी कि जी नमोनिया हुआ हुआ है बच्चे को, तो मैं खास तौर पे अगर दिल का ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ, ऐसा सुराख है जो कि फेफड़ों पे असर कर रहा है, मैं पेरेंट्स को ये बोलता हूँ, एक किसी ने बाहर कह दिया नमोनिया, आपने आँख आन ले आना है इनको। क्योंकि दिल के मर्ज के साथ नमोनिया को हैंडल करना, अव्वल तो नमोनिया आमतौर पे होता नहीं है, वो यही होता है फेफड़ों में खून ज्यादा जा रहा होता है, एक्सरे देखते हैं कि भाई फेफड़ों में ऐसा हो नमोनिया। और डाउन सिंड्रोम के बच्चों में वो अपर एयरवे में आवाज बहुत होती है, क्योंकि अब वो आवाज सीने में सुन के कहते हैं वो सीना भरा हुआ है, वो सीना नहीं भरा हुआ है या ऊपर की आवाज है। तो वो सारे फिर अगर किसी ने नमोनिया का स्टैंप लगा दिया और कह रहे हैं एडमिट हो जाओ नमोनिया और दिल में मर्ज है बच्चे का, मैं कहता हूँ आप सीधे हमारे पास ले आओ, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये नमोनिया है क्या नहीं है, और फिर उसके मुताबिक हम उसको ट्रीट करते हैं। सो ये मतलब ये इस तरह की सटल अलामात होती है। कोई नीलापन बच्चे में आ रहा है, बच्चा जो है वो नमोनिया किसी ने तशखीस कर दी है, बार बार बुखार आया जा रहा है, पता नहीं कि क्यों बुखार आया जा रहा है। और फोर्थ चीज़ जो है वो ये है कि एक अच्छा भला फीडिंग ले रहे थे, वज़न सही बढ़ रहा था, और अब जो है एकदम फीडिंग में मसला हो रहा है, वज़न नहीं सही बढ़ रहा और दिल में मर्ज है, आप आ जाओ डॉक्टर के पास। गर्मी का ज्यादा लगना भी एक सिम्टम हो सकता है, क्योंकि सारे को गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी लगती है कि एसी में हम हमें हाँ। तो क्या इट इज वन ऑफ द सिम्टम्स? नहीं तो वो गुड क्वेश्चन, या गुड क्वेश्चन। सो बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनमें एक चीज होती है, उसको डिसऑटोनोमिया कहते हैं। यानी कि डिसऑटोनोमिया ये होता है कि हमारे अंदर नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी हीट को रेगुलेट करता है, कि गर्मी सर्दी को रेगुलेट करता है। लाइक मुझे सर्दी बहुत लगती है, मतलब मैं एसी में नहीं रह सकता, बिल्कुल जीरो। सो वर्सेस मेरे बच्चों को उतनी ही गर्मी लगती है, सो हर किसी का डिसऑटोनोमिया वो सेट होता है। तो बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनमें थोड़ा सा उनका ऑटोनॉमिक सिस्टम जो ना वो वेड होता है। कभी कभी आपने देखा होगा उनकी जिल्द पे निशानात पड़ने शुरू हो जाते हैं, लाल लाल से, लाल सफेद, यस लाल सफेद, वो पैटर्न सा बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी डिसऑटोनोमिया की निशानी होती है कि वो डिसऑटोनोमिक होते हैं। हमें ये लगता है कि शायद हार्ट की वजह से। हाँ नहीं, उसमें वो एक ऐसी चीज है कि उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जी सना। अगर किसी को पैदाइश में कोई दिल का प्रॉब्लम नहीं है, हम्म तो इज देयर एनी लाइक्लीहुड कि वो लेटर एट सम स्टेज डेवलप हो सकता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन विद डाउन? तो इनमें जो बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनमें दिल का ही प्रॉब्लम्स, पैदाइशी दिल के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो अगर पैदाइश पे नहीं है और बाद में आ जाए तो वो अनयूजुअल है, बहुत नहीं होता वहाँ दैट्स पर। नॉट रिलेटेड टू द कंडीशन। नहीं, पर कुछ जो बीमारियां होती हैं वो सिर्फ डाउन सिंड्रोम से नहीं मखसूस, मतलब बच्चों में बाकियों में भी हो सकती हैं, जो कि एक्वायर्ड हार्ट डिजीज कहलाती हैं, यानी कि पैदाइश के बाद दिल पे असर हो जाए उसका। पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताने वाली है वो दो चीज़ें बताने वाली हैं। एक तो ये कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की मैंने बात की, कि सोते हुए अगर बहुत सांस रुक रही है और उसकी वजह से फेफड़ों का प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो हार्ट पे असर कर सकता है। तो वो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज होगी, जो कि पैदाइश में नहीं थी, बाद में आ गई। सेकेंड चीज जो कि इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं, जैसे वो बढ़ना शुरू होते हैं, खासतौर पे अपने टीनेज ईयर्स में पहुंचते हैं, तो उनमें ओबेसिटी यानी मोटापा आता है। तो जो ओबेसिटी का असर है ना हार्ट पे, वो फिर हमें देखना होता है कि ब्लड प्रेशर, वो भी जो 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 बड़ों की बीमारी है कि हाँ जो ओबेसिटी मोटापा, ब्लड प्रेशर, उनका उनका कोलेस्ट्रॉल कैसा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको सबसे कम ये चीज़ का ध्यान है, ख्याल है। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कहते हैं इसको, कि ना सिर्फ चले बच्चे जो डाउन सिंड्रोम की अपनी जगह हैं, जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो ओबीस हो जाए या मोटापा आ जाए, हम ऐसे ही जनरल कम्युनिटीज़ में जाके स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो हमें कराची में 40 से 50% बच्चे मोटे मिल रहे हैं।
और उसकी वजह क्या है कि अगर आप कराची में जाके देखें, अब कोई जो मेरी एज का है उसको पता रहेगा कराची बड़ा खुला खुला था किसी ज़माने में, और अब सब बिल्डिंगें बन गई हैं लंबी लंबी हाई राइजर। कोई जो अगर 16वें फ्लोर पे है उसको ना कोई खेलने की जगह है ना कुछ, ऊपर से आ गया फूड पैंडा फोन पे, सही है, जो कि आपने यूं क्लिक किया। हमें तो साल में एक दफा पैसे मिलते थे कि जाके बाहर कहीं खाओ, वो भी एक बर्गर शॉप 10 मतलब नाजमा था, आप जा रहे हैं तो हैदराबाद में एक बर्गर शॉप होती होगी। अब तो आपको हर कोने पे ये चीजें मिलती हैं। बिल्कुल, और वो 23 रुपये बड़े महंगे पड़ते थे आपको, सही है। तो वो जो है वो उस चीज का जो इफेक्ट है वो इतना मेजर हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है कि 50% हमारे बच्चे ओबीस हैं, और उनमें से जब हमने उनके ब्लड प्रेशर्स लिए हैं, उन 50 में से 40% ऐसे थे जिनके ब्लड प्रेशर्स जो थे वो बड़ों के ब्लड प्रेशर ज्यादा थे। तो ये टेकिंग टाइम बॉम्ब है। हमने अभी रिसेंटली 22 साल के बंदे के अंदर हमने स्टेंट डाला है उनके कॉर्नरी आर्टरी के अंदर, 22 साल के बंदे में, मतलब ये हालत हो रही है। सो ये डाउन्स के बच्चे तो चलो अपनी जगह हैं, बट बाकी जो बच्चे जो के हैं उनको हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे। सो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी यानी कि बच्चों में कोलेस्ट्रॉल का देखना, मोटापे का देखना, इस चीज को हम लोग बहुत आसान में अभी इस चीज पे बहुत हमने एक यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस यूनिट के अंदर हम बच्चे जो कि खासतौर पर मोटापे वाले बच्चे हैं उनको हम ट्रीट करेंगे। सो वहाँ पे फिर हम बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के हैं उनको भी लेके आएंगे, ताकि उनके जो है जो ओबेसिटी है, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होगा, डाइटिशियनिस्ट भी होगा, वहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट जो कि खासतौर पे एक्सरसाइजेस सिखाएगा। फिर हमारे पास बिहेवियरल थेरेपिस्ट होगा कि भाई बिहेवियर किस तरह से चेंज किया जाए। फिर वो पेरेंटल बिहेवियर थेरेपिस्ट भी होगा, यानी कि पेरेंट्स को किस तरह सिखाया जाए कि यार अब बच्चे को रिस्पॉन्ड किस तरह करना है, कि हर उसकी ख्वाहिश को किस तरह से पूरा करना है, क्या करना है, क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो वो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज है जो कि आपको बाद में आती है, पैदाइशी नहीं होती। So you just mentioned in signs या symptoms नहीं देते if they have a prevailing heart condition which is by birth. तो अगर acquired हो तो in that case also they will not show any signs. सो एक्वायर्ड में मेन चीज़ ये है कि बिल्कुल साइन कुछ नहीं आ रहा होता, हमें खुद प्रोएक्टिवली उसको देखना होता है। तो जैसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के आ रहे हो, जो पीडियाट्रिशियन जो है बच्चों का डॉक्टर जो कि उनको रेगुलरली देख रहा है, वो उनसे खास सवालात पूछते हैं। फिर नंबर 1, फिर वो उनके वेट को ट्रैक कर रहे होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर को ट्रैक कर रहे होते हैं। जब उनको लगता है वजन बहुत बढ़ रहा है या अगर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, तो वो फिर वो रेफर कर देते हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट को या एक ऐसे यूनिट को जो कि ओबेसिटी के साथ डील करता है। या अगर उनको लग रहा है कि बच्चा रात में सोते हुए सांस रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कर रहा है, तो फिर वो रेफर कर देते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट को, फेफड़ों के एक्सपर्ट को। हमारे पास पाकिस्तान में पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास कि वो देख लें कि भाई फेफड़ों के प्रेशर तो नहीं बढ़ रहे। सो वो इस तरह से रेफरल होती है। सो जो एक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं वो प्रिवेंटिव तरीके से जो रेगुलर उनका पीडियाट्रिशियन है वो देखते हुए ही उसको अंदाजा हो रहा होता है कि अब ये हो रहा है तो मैं अब यहाँ भिजवा दूँ, ये हो गया तो वो भिजवा दूँ। तो वो एक सिस्टम इस तरह से बनाने का है। It's very important for the parents to stay connected with the pediatrician and visit regularly so that they can get a heads up for any other disease that they are facing. So ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचें, कितने हम में से मैं कभी भी रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हैं? हम में से कितनों ने अपना ब्लड प्रेशर करवाया है, कितनों ने कोलेस्ट्रॉल देखा है? सही है। इसकी वजह क्या है? अगर आप हम अपने बचपन में जाएं, सही, और मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, सही है, बचपन में जाएं, तो मैं पूरी अपनी ज़िंदगी में जब तक कि अपने पेरेंट्स के घर में था 25 साल की उम्र तक, कि उसमें एक दफ़ा डॉक्टर के पास गया हूँ, और वो भी जब इतना बुरा टाइफॉइड था कि मतलब नियर टू डेथ था, तो उस वक्त लेके गए कि आप इसको एडमिट करवा लेते हैं, ऑलमोस्ट जाने वाला है। सो हाँ, ये इस तरह से हम पले बढ़े, तो हमें अपनी ही सेहत का ख्याल नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी गई इस तरह से कि भाई अब आप बाहर के मुल्क में चले आए, तो बाहर के मुल्क में क्योंकि जाहिर से वो इंश्योरेंस कवरेज होती है, पैसे मतलब फाइनेंशियल बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बाहर के मुल्क के अंदर जो आप वो बच्चे को बचपन से देख रहा है कि जी मैं पीडियाट्रिशियन के पास हर 6 महीने पे लेके जा रहा हूँ, हर साल के साल लेके जा रहे हैं मेरे पेरेंट्स मुझे, मैं बिल्कुल सही हूँ फिर भी लेके आ रहे हैं, उसका तुम्हारा वजन चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, सब उनको आदत पड़ जाती है। जब वो अडल्ट बनते हैं, खुद बड़े होते हैं, तो उनको आदत होती है ना उनकी कि यार हर साल मुझे दिखाया गया किसी डॉक्टर को, चाहे मुझे कोई बीमारी थी नहीं थी, दिखाया गया,
प्रिवेंटिव, सही है कि हम एज अ नेशन, पाकिस्तान जो है ना सर्वाइविंग नेशन कहलाता है। सर्वाइविंग नेशन क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होने वाला आता है ना, उस तो फिर सोचते हैं कि यार अब क्या करें, गाड़ी को यूं मोड़ लें या मैं मोड़ के पीछे चले आऊं, क्या करूं मैं, सही है। हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी नहीं है कि जी हम पहले से एंटिसिपेट कर लें कि क्या चीज़ करना। सो जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलें, जो वालिदैन जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, वो तो उनके डाउन सिंड्रोम होने की वजह से उनके फ्रॉम डे वन बन जाता है कि यार 10 लोगों को दिखाना है, तो वो आदत बन जाती है दिखाएं दिखाएं दिखाएं, जिसमें उस बच्चे का भला हो गया, डाउन सिंड्रोम वाले का। जो बाकी घर में बच्चे हैं जो कि नॉन डाउन सिंड्रोम वाले, उनमें से कितनों को लेके गए हैं आप लोग पीडियाट्रिशियन के पास? नहीं लेके गए ना, और क्यों नहीं लेके? हाँ मेरा सवाल रीअकरेंस से है। हाँ। मेरी छोटी जो है वो अभी 2 इयर्स की है, उसकी 5 मंथ्स के टाइम पे उसका पीडीए हुआ था, डक्टस हार्ट ट्रांसप्लांट। ऑपरेट हुआ था डिवाइस से? ऑपरेट हुआ था एनआईसीबीडी से। ओके। तो उसके बाद 5 मंथ्स की थी, तो सब जब वो 8 मंथ्स की थी, थोड़ा सा हमें होश आया तो हमने आपसे कराया था, तो वो आपने कहा था कि डक्टस हार्ट तो ओके है। तो वो क्या रीअकरेंस हो सकती है इसकी कि अब तो 2 साल का हो गया, फिर हमें चेक कराने की जरूरत है? एक तो सवाल ये। दूसरा ये कि क्या हार्ट की रीअकरेंस से, आपने कहा हार्ट की कोई इशू से, वजन का वो है, क्या नॉर्मल हाइट की बढ़ने से या ग्रोथ से भी इसका कनेक्शन है कार्डिक का? सो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी वेट सबसे ज़्यादा जो हिट होता है हार्ट की वजह से, वो वेट हिट होता है। हाइट इतनी नहीं हिट होती, हाइट जो है वो लेट हिट होती है। अगर हाइट नहीं बढ़ रही तो वो आम तौर पे, अगर ऑपरेटेड हार्ट कंडीशन है, हार्ट में कोई मसला नहीं है, तो ये टिपिकली फिर मैं एंडोक्राइनोलॉजिकल इश्यूज, यानी एंडोक्राइन को हार्मोनल इशू तो नहीं जिसकी वजह से हाइट तो नहीं बढ़ रहा, तो वो फिर मैं वो उस पर देखता हूँ। हार्ट की रिकरेंस की जो बात आप कर रहे हैं कि अगर डिपेंड करता है कि कौन सी लीजन है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम CV कंप्लीट AV कैनाल डिफेक्ट को हम ऑपरेट करते हैं, तो हम ऑपरेट करके जब वाल्व को हम टांका लगा के बंद करते हैं तो कभी कभार उस वाल्व का लीक आगे जाके बढ़ जाता है। इवन टांका लगा के भी बंद किया हुआ फिर भी लीक बढ़ जाता है उसमें। तो हम ऐसे हार्ट्स को फिर देखते रहते हैं। तो हम डिपेंडिंग के लीजन क्या है, ऐसे PD अगर है और PDA लाइगेशन पूरी कंप्लीट बंद हो गई है तो टिपिकली इनमें कुछ मसला नहीं होता दोबारा, पर उसमें बस वही कि ओबेसिटी यानी मोटापा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अगर ये कंडीशंस हो रही हैं तो फिर हम उनको दोबारा एको करके देख लेते हैं, पर उसमें टिपिकली हार्ट में रिकरेंस नहीं होगी। पर अगर CAVSD ऑपरेशन हुआ है तो उसमें फिर हम उनको साल या हर 2 साल पे दोबारा देख लेते हैं कि वाल्व में लीक तो नहीं बढ़ रहा किसी तरह से, ना बढ़े को मसला नहीं है। और फिर उसके और डिपेंड करता है, वो हम 2 साल पे देखते हैं कि लीक में कोई फर्क नहीं आया, 5 साल पे स्पेस आउट कर देते हैं, 5 साल पे एक दफ़ा देख लेते हैं। पर ये कि एक दफ़ा कम से कम देख लेते हैं कि भाई चीज़ें सही हैं, सबको सही है, हाँ चलो जाओ। लीक अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके सिम्टम्स हम सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, ये चाहे जब तक कि इतना लीक बढ़ जाए जिसका हम इंतज़ार नहीं करना चाहते कि जिसकी वजह से सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं। तो हमें अगर पहले से पता एक चीज़ है और हमने उसको ऑपरेट किया हुआ, हम उसको फिर उसी मुताबिक से फॉलो करते हैं कि यार 6 महीने पे देख लो, अगर लीक स्टेबल है साल पे देख लो, साल पे भी स्टेबल है 2 साल पे स्पेस आउट कर देते हैं, 2 साल पे स्टेबल है 5 साल पे स्पेस आउट कर देते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं, बट हम उस वक्त का इंतज़ार नहीं करते कि सिम्टम्स आ जाएं। बैक से हुआ है ऑपरेट। हाँ, वो क्योंकि PDA यहाँ से उन्होंने बंद किया होगा, बिल्कुल। अब उसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि अभी एज कितनी है उनकी? अभी 2 इयर्स। हाँ, तो जैसे से ये ग्रो करेंगे, सही है, क्योंकि जब बैक से ऑपरेशन होती है तो कभी कभार रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होने जुड़ जाती है, स्कोलियोसिस कहते हैं इसको। हाँ, तो वो जो है ना, वो हमें फिर दिखाना होता है। ये जो फिजिकल थेरेपी वाले हमारे बैठे हुए हैं, ये लोग बहुत देखते हैं इनको, कि किस तरह से स्कोलियोसिस अगर आनी शुरू हो जाए ये वो, क्योंकि ये जो साइड से जाके ऑपरेशन करने वाले जो ऑपरेशंस हैं PDA के, वो अब काफ़ी दुनिया में हम कम करते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि लोगों ने देखा है कि रीढ़ की हड्डी में असर होना शुरू हो जाता है। कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता, तो उस पर बस नज़र रखनी होती है और कुछ नहीं है, पर वैसे नहीं। यस, आपको पहले आप ऑटिज्म का क्या डाउन सिंड्रोम बच्चों को भी ऑटिज्म हो सकता है? यस। दूसरा ये कि जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चा है या नहीं करवा ले ताकि हमें कंफर्म हो जाए। वो टेस्ट सारंग का हुआ था। इसी तरीके से ऑटिज्म का भी कोई टेस्ट है?
या वेल गुड क्वेश्चन. हाँ, सो मैं उसमें मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सो आई एम नॉट गोना ड्वेल इनटू अ लॉट कि यार कोई टेस्ट है, कोई जेनेटिक टेस्टिंग है या नहीं है. एक्सपर्ट्स हैं इसके. बस मैं ये कहूँगा कि एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनके पास आप जाएं तो फिर वो ख़ास चीज़ों से, और साइकोलॉजिस्ट, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एक हैं जो कि यहाँ पे आके टॉक भी दे चुकी हैं. तो वो हैं जो जिनसे रब्ता कर सकते हैं व्हाटएवर. तो वो एसेस करते हैं ख़ास तरीके से, तो वो उनके एक्सपर्ट्स हैं और उन्हीं को पता होता है. खैर आई डोंट थिंक कि कोई टेस्ट मौजूद है इसका, बट आई एम नॉट गोना, आई डोंट नो दी एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरी उसमें, तो आई कांट टेल कि वो है या नहीं है उसमें. कि बच्चे के दिल में होल है और उन्होंने एकोस करवाए तो वो ठीक है, तो क्या उन्हें दोबारा एको की है? एको में कोई भी होल बंद हो गया है? होल उन्होंने ठीक है, मैंने ये लिखा है कि एको ठीक है. और किसने देखा है एको? जी एको किसने देखा है? कि बच्चों के दिल का डॉक्टर है जिसने देखा है? मैंने देखा है. तो अल्लाह अल्लाह करे सही हो नहीं. सही नहीं, डिपेंड. मैंने इनको क्या बताया था कि आए नहीं आए दोबारा, क्या बताया तो होगा कुछ ना. एकोस करवाए, दोनों एको ठीक है. सही है, तो फिर ज़रूरत नहीं होगी. नहीं, ज़रूरत नहीं होगी फिर. हाँ, अंत कोई और है बच्चे को डाउन सिंड्रोम है. हाँ, तो फिर अगर कोई हार्ट में ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो फिर मैंने बोला कि नहीं करवाएं दोबारा. यस, तो वो इस तरह से. एक सवाल यहाँ से कोई कर. हाँ साबिज बताओ. सर मुझे पूछना था जैसे CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हाँ. उसका कोई ईयर इन्फेक्शन से कोई लिंक है? सो मतलब नो पर एक चीज़ है जो There is this patient on, I don't know if you've seen Down syndrome 5A ICU हाँ. he comes here as well अभियान, तो I went to Dr. Zaira on that patient, so we had a discussion कि उसको CABSA था. हाँ. And when he came to me last month तो continuous उसके कान पे हाथ था, तो मैं मुझे कह रही थी कि इसका ear test होना जरूरी है. हाँ. तो we were discussing probably कि due to ear infection might be has got congestive cardiac failure. नहीं, अनयूजुअल है बहुत ज़्यादा. वो हार्ट अगर अनटिलनेस इन्फेक्शन जिस्म में ना फैल जाए, पर एयर इन्फेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है उसका. गले की इन्फेक्शन होती है जिसमें कि जो दिल, chest congestion as well. हाँ, तो वो चेस्ट कंजेशन की वजह से बीमार हुआ होगा. हाँ, तो वो जो है, बट आम तौर पे जो गले की इन्फेक्शन एक होती है जो कि आम और फिर वो दिल को पड़ जाती है बहुत कम लोगों में, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहलाती है. तो वो फिर किसी में भी हो सकती है, वो ख़ास डाउन सिंड्रोम का उसमें ताल्लुक नहीं है. डाउन सिंड्रोम बच्चों को जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से एक तो लंग इफेक्ट होने का Yes. खतरा होता है, हमें पता है. क्या कोई और पार्ट कार्डियक बॉडी का इफेक्ट हो सकता है प्रॉब्लम की वजह से, या अगर हो सकता है तो कौन सा? आई थिंक मेनली तो यही होता है कि भाई इट्स लाइक लंग्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, एंड देन एंड डिपेंड कि कितना बच्चा फेलियर में आया है, यानी हार्ट फेलियर कितना हुआ है. क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में आए तो फिर किडनी इफेक्ट हो जाते हैं. पर मतलब कोशिश ये होती है कि हम उस हालत तक ना पहुँचने दें. तो वो इस तरह से, पर मेनली लंग्स एंड हार्ट इटसेल्फ आर एन इशू. जी. बेटी मेरी 2.5 साल की है, अभी तक कोई ऐसा सिम्टम नहीं है उसमें, अगर ऐसे जाहिर तो मतलब उसका एको भी नहीं करवाया हमने, जाहिर है तो मतलब अब करवा लिया जाए उसका. करवा लें. मतलब मैं यही होता है कि यार एक दफ़ा इस चीज़ को ना हमेशा रूल आउट कर लेना चाहिए बिल्कुल, कि भाई कोई भी हार्ट में कंडीशन नहीं है. बार उसको कैटरेक्ट था. हाँ. वो ऑपरेट हुआ था जब वो 40 डेज की थी. फिर बाद में फिर उसके बाद जो है वो 2 इयर्स की एज में उसको फिर ऑपरेट करके लेंसेज लग गए. अच्छा. वैसे तो बाकी तो और कोई सिम्टम इस तरह के हैं. बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनमें हम ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि जी एक दफ़ा एक कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक बच्चों का जो दिल का स्पेशलिस्ट है वो देख ले, और अगर वो समझते हैं कि यार एको की ज़रूरत नहीं है तो फिर एको नहीं करवाएं, पर एक दफ़ा एक बच्चों का दिल का स्पेशलिस्ट ज़रूर देख लें. तो वो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिखा दें किसी को भी, कि वो मेक श्योर कर लें कि भाई हार्ट में कंडीशन प्रॉब्लम तो नहीं है. और हम टिपिकली एको करवा लेते हैं, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर हम देखे जा रहे हैं कि दिल में कोई सुराख नहीं होता, पर जो वाल्व होता है दिल के लेफ्ट साइड वाला वो कटा हुआ होता है बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं. और फिर वो अगर हमें मिल जाए, वो बहुत तरीके से उसको देखना होता है, वरना इवन बच्चों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं अगर वो तरीके से ना देखें उसको तो वो भी मिस कर जाते हैं उसको. तो हम लोगों के लैब में एक बड़ा प्रोटोकॉल बना हुआ है. हमारे तमाम जो सोनोग्राफर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो ट्रेंड हैं कि उनको किस तरह से दिखाना है वो वाल्व, और वाल्व में अगर कटाव नज़र आ जाए तो फिर हम उन बच्चों को फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि फिर वो वाल्व लीक करता है टाइम के साथ.
और उस वाल्व को जाके हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये बड़ी ख़ास तरीके से हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जब हम एक बच्चे का नॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं ना, डाउन सिंड्रोम के बच्चे की एको पे जब आँख खान की लैब से आपको नॉर्मल लिखा हुआ नज़र आएगा ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने ठीक ठाक 30-35 मिनट का एको किया है इसके ऊपर, लंबा चौड़ा एको करके फिर डायग्नोस करते एक एक चीज़। वरना कोई चीज़ अगर नज़र नहीं आती हम रिपोर्ट में लिख देते हैं कि ये चीज़ नज़र नहीं आई थी हमें, तो ताकि दोबारा फिर अगर हम बुला के करना चाहें तो उसको करें। बट एक नॉर्मल का लफ्ज़ जो होता है ना वो मेरे लिए एक नॉर्मल एको करना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू के अगर एक नॉर्मल एको है, क्योंकि नॉर्मल मैं अगर कह रहा हूँ किसी को तो उसका मतलब मैंने एक एक चीज़ देख ली है उसकी। या कोई भी हार्ट जो इफेक्ट होता है, कार्डियक इशू होता है, क्या ये जेनेटिक होता है? सो ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक जो हार्ट डिजीज़ होती हैं वो डेफिनेटली फैमिलीज़ में रन कर सकती हैं, यू नो, एंड जेनेटिक उनमें कंपोनेंट होता है। सो अगर हम कहें कि भाई एक बच्चा जो कि जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम है, 100 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होगी जिसमें कि बच्चे में दिल का प्रॉब्लम होगा। जब एक दफ़ा बच्चे के दिल का प्रॉब्लम आ गया तो जो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क हो जाता है वो ये होता है कि 95 नॉर्मल होंगे, 5 में उसी मदर के अंदर 5 में वो हो सकता है। तो हमारे पास कई ऐसी हमारे पास इंटीरियर सेंस से हमारे पास आती है जिसके एक ही ख़ानदान के अंदर 20 लोगों को दिल का प्रॉब्लम है पैदाइशी। तो वहाँ पे फिर हमारे एंटीना खड़ा हो जाता है कि यार ये कुछ चक्कर चल रहा है, तो हम उनमें फिर जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक ही ख़ानदान में अगर आपको डिफरेंट कजन्स में इनमें नज़र आ रहा है दिल का प्रॉब्लम, पैदाइशी दिल का मर्ज़, तो फिर हम आज टेस्टिंग करवाते हैं। और फिर कई ख़ास दिल की बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि हमें शुबा होता है कि यार ये ख़ानदानी ना हो रही हों, तो वो थोड़ा सा फिर हम लोग उसमें फिर डॉक्टर सलमान के साथ और डॉक्टर बुशरा अफरोज़ हमारे पास हैं, तो उनके साथ मिलके फिर हम टैग टीमिंग करते हैं कि यार जेनेटिक लग रहा है नहीं लग रहा है जीन, क्योंकि पाकिस्तान में जेनेटिक टेस्टिंग अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी। बट ये है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आखान में भी और जेनेटिक टेस्टिंग हो सके, पर अभी हम मुल्क से बाहर भिजवाते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, तो वो तो उसमें पर ये कि काफ़ी सारी जेनेटिक टेस्टिंग डायग्नोस हो जाती है उसमें। Any other questions I can answer? That's it. थका दिया मैंने आप लोगों को। नहीं, नॉर्मली अगर कोई बच्चे फादर या मदर है उनको तो इतना ज़्यादा नहीं पता होता, ठीक है ना, तो वो कैसे साइन एंड सिम्टम्स से पकड़ेंगे या फिर ईगो के अलावा? बिल्कुल सही आपका सवाल है। देखिए वही है कि मैं तभी कहता हूँ कि बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम है ना, उसमें फिर हम लाजिम एक चक्कर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास आना ही आना है। इनफैक्ट इवन पीडियाट्रिशियन की भी बात को, मैं पीडियाट्रिशियंस बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं, पर उनकी भी बात को ये नहीं कहना है अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं लग रहा बच्चे के दिल में मर्ज़ है, नहीं, बच्चा जो डाउन सिंड्रोम का है उसको लाजिम एक दफ़ा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दें, बच्चों के दिल के डॉक्टर को, मैं किसी और की बात नहीं, ताकि वो एक दफ़ा सुन ले, देख ले, सैचुरेशन देख ले, और अगर वो कहता है जी एको की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो किसी वजह से कह रहे हैं। टिपिकली हम एको ज़रूर करवा लेते हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे सुराख भी या क्लेफ्ट जो माइट्रल वाल्व के अंदर होता है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो अगर देख लेते हैं तो फिर हमारा फॉलोअप बदल जाता है, और फिर हम कुछ अलामात भी आपको बता सकते हैं भाई इस अलामत को देखो, पर आम तौर पर अलामत आती नहीं है। वो साइनोसिस डिफरेंट डिजीज़ में होता है, आमतौर पे डाउन्स के बच्चों के अंदर साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जिसको हम कहते हैं वो टिपिकली नहीं होती, तो वो नीले नहीं पड़ते इतने, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको अलामत ही नहीं मिलेगी, फिर क्या करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। मेरी बच्ची है 3.5 साल की, चेंज करती हूँ कपड़े तो उसके जो उल्टे साइड का जो पोर्शन है उसकी हड्डी हार्ट वो बाहर साइड उसको महसूस नहीं होती, हाँ 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 सीधा बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ हाँ हाँ, वो देख के परेशान होती है कि ये क्या चीज़ ये पेक्टिस एस्क्वाटम कहलाता है, तो वो सीने की हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई इसको, हाँ उसको पेक्टिस एस्क्वाटम कहते हैं। एक दफ़ा दिखा दें हम लोगों को ला के तो हम देख लेंगे क्या होता है, उसमें फेफड़ों पे कोई जोर नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना, हम कुछ भी नहीं करते, नथिंग टू डू, यू नो, सही है, मतलब एज लॉन्ग एज आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हाँ माँ की फीलिंग और बाप की फीलिंग है, तो माँ के पैर के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। हाँ बिल्कुल, तो वो एक बात है, माँ और बाप की फीलिंग बहुत डिफरेंट। अब मैं जिस दिन से उसके एको करवा गई हूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी को जानूँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो मेरा है।
नहीं, उसमें यही है कि देखें हम एज अ टीम जो हैं आखान में जो फिजिशियंस हैं, खासतौर पे जो हमारा कार्डियोपल्मोनरी डिपार्टमेंट है, वो हम यही कहते हैं, हमारा वो कि खासतौर पे जिस बच्चे को दिल का मर्ज हो, हम कहते हैं देखिए ये दिल का जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारा मसला है, बाकी दुनिया के तमाम इश्यूज आप सॉल्व करें, इसकी परेशानी ना रखें, इस परेशानी को रखने के लिए हम हैं यहाँ पे। सो आई थिंक वही है कि ओवर टाइम इंशाल्लाह हमारा ऐसा एक सपोर्ट ग्रुप होगा कि आप लोगों को इवन हमारे साथ कनेक्शन लेने में आसानी होगी, कि आप कनेक्ट कर सको हमारे साथ, आप लोगों को परेशानियाँ ना हो, क्योंकि एज पेरेंट्स ना इट्स अ बिग थिंग, एक तो डाउन सिंड्रोम डायग्नोसिस हो जाए, और वो भी आई थिंक KDSP ने एक मेजर माइंडसेट चेंज किया है। हम डॉक्टर जो हैं उसको हम कहते थे बच्चा जिसको चाइल्ड जिसको के डाउन सिंड्रोम का मर्ज है, और इन्होंने कहा भाई खुदा के वास्ते मर्ज तो ना कहना, कहो ना इसको टिपिकल एटिपिकल है। सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग, जो कि टर्मिनोलॉजी का बदलना, हमारी अपनी ज़ुबान का बदलना, हमें एक एहसास दिलवाना है कि हम किस तरह से मैं सबको ये कहता हूँ कि वो जो कार्निवल होता है इनका, तो मैं अपने तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि मैंने कहा तुम ज़रा जाना कार्निवल में, तुम्हें एहसास होगा कि हम एटिपिकल हैं, बाकी सब वो टिपिकल हैं। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त एहसास होता है आपको कि यार जब आप, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पे कौन है, उस कार्निवल में हम लोग डिफरेंट हैं, सो आई थिंक वो जो एक एहसास है वो KDSP ने बहुत दिलवाया है, और वो इवेंचुअली हमें साथ मिलके ही